सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संख्याओं की जानकारी भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम यह सीखेंगे कि बड़ी संख्याओं में अल्प विरामों का प्रयोग कर हम किस तरह उन्हें पढ़ने में आसान बनाते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले यह सीखेंगे कि आकलन क्या होता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले अल्पविरामों का प्रयोग पढ़ें। इसे समझने के लिए हम पहले एक बड़ी संख्या लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं यह बड़ी संख्या कितनी है? जिस तरह आपको मुश्किल हो रही है उसी तरीके से मुझे भी मुश्किल हो रही है, और इसी तरीके से हमारे गणितज्ञों को भी मुश्किल हुई थी। इसलिए उन लोगों ने अल्पविरामों का प्रयोग निकाला और कुछ इस तरह उन्होंने अल्पविरामों का प्रयोग किया। क्या अब आसान हो रहा है? जी हाँ, उन लोगों ने यहाँ पे 1, 2 व 3 अल्पविरामों का प्रयोग किया है। सबसे पहला अल्पविराम हमें 1000 बताता है, वह दूसरा लाख व तीसरा करोड़। इसके मदद से हम यह देख सकते हैं कि यहाँ पे 54 करोड़ है, 38 लाख है व 21,000 है और अंतिम में 967। तो फिर पूरी संख्या क्या हुई? 54 करोड़ 38 लाख 21,967। हुआ ना आसान? तो आइए अब हम यह सीखते हैं कि गणितज्ञों ने इनके नियम किस तरीके से बनाए हैं। जिस तरीके से किसी एक प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के स्थान होते हैं, उसी तरीके से एक संख्या में अंकों के भी स्थान होते हैं। तो जो सबसे पहला नियम है वह हम पढ़ेंगे संख्यांकन की भारतीय पद्धति में। संख्यांकन की भारतीय पद्धति में जब हम संख्याओं को लेते हैं तो हम दाएं से बाएं की तरफ बढ़ते हैं। दाएं से बाएं की तरफ बढ़ते वक्त जो सबसे पहला स्थान आता है वह आता है इकाई का, उसके बाद दहाई का, फिर सैकड़ा, इसके बाद आता है 1000, इसके बाद आपको मालूम है? जी हाँ, 10,000। इसके बाद तो बताइए लाख, उसके बाद 10 लाख। आगे क्या आएगा? क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, अगला आएगा करोड़, उसके बाद अंतिम में 10 करोड़। संख्यांकन की भारतीय पद्धति के अनुसार हम संख्याओं में दाएं से बाएं की तरफ बढ़ते वक्त पहले 3 स्थान मतलब कि इकाई, दहाई व सैकड़ा के बाद हम सबसे पहला अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम अगले 2 स्थानों के बाद यानी कि 1000 व 10,000 के बाद अगले अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगले 2 स्थान यानी कि लाख व 10 लाख के बाद हम तीसरे अल्पविराम का प्रयोग करते हैं, और फिर अंतिम में अगले 2 स्थान आते हैं जो कि होते हैं करोड़ व 10 करोड़। था ना बड़ा ही आसान ये संख्यांकन की भारतीय पद्धति। आइए अब हम अगला नियम समझते हैं। अगला जो तरीका है वह है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। इसके अनुसार जब हम किसी संख्या में दाएं से बाएं की तरफ बढ़ते हैं तो जो पहला स्थान होता है वह होता है इकाई का, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़ा का, तब होता है 1000, उसके बाद 10,000। अब आपको यह लग रहा होगा कि यह तो बिल्कुल भारतीय संख्यांकन पद्धति के ही जैसा है, मगर यहाँ से इसमें बदलाव आ जाते हैं। 10,000 के बाद इसमें होता है 100,000, उसके बाद मिलियन, तब होता है 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन। इस संख्यांकन पद्धति के अनुसार हम दाएं से बाएं की तरफ पहले 3 स्थानों के बाद पहला अल्पविराम लगाते हैं, फिर अगले 3 स्थानों के बाद दूसरा अल्पविराम लगाते हैं और फिर अगले 3 स्थान होते हैं। था ना यह भी आसान? आइए अब हम आंकलन के बारे में समझते हैं। आंकलन को समझने के लिए मैं आपको सुरेश से मिलाना चाहूँगा। सुरेश जब एक दिन
अपने स्कूल से अपने घर को लौट रहा था। रास्ते में उसे बड़ा ही एक सुंदर सा बस्ता दिखा। वह उस बस्ते को खरीदना चाहता था, तो उसने दुकानदार से पूछा, बताओ भैया इसकी कीमत कितनी है। तो दुकानदार ने उसे बताया, भैया इसे 95 रुपए की कीमत पे खरीद पाओगे। तब उसने अपनी पॉकेट टटोली तो उसने देखा कि एक उसके पास 10 का नोट है व दूसरा 100 का। तो बताइए उसे कौन सा नोट देना चाहिए, 10 वाला या फिर 100 वाला। अगर आप 100 सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और यही आकलन होता है। जी हाँ, आकलन का मतलब यही होता है कि दी हुई संख्या में से जो सबसे निकटतम संख्या हो वह कौन सी होगी, इसी को हम आकलन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले यह सीखा कि अल्पविरामों का प्रयोग कर हम कैसे उन्हें पढ़ने में आसान बनाते हैं, वह किस तरह से हम उन्हें संख्यांकन की भारतीय पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमने आकलन के बारे में पढ़ा और यह जाना कि आकलन का मतलब निकटतम संख्या निकालना होता है। आशा करता हूँ आपको यह बड़ा ही आसान लगा हो। अब अगली वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि आकलन करने के तरीके क्या होते हैं, और इसके बाद हम यह भी सीखेंगे कि आकलन का हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। 2, 5, 4, 6, 5, 8, 1, 9, 5 को संख्यांकन की भारतीय पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ए 25, 46, 58, 195, यानी 25,46,58,195। 5, 9, 6, 7, 4, 8, 2, 1, 3 को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है बी 5, 9, 6, 7, 4, 8, 2, 1, 3, यानी 596,748,213। 6,405 यह संख्या कितनी है? ए 6,450, बी 6,405, सी 64,005 या डी 64,050। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है बी 6,405। 76, 51, 548 यह संख्या कितनी है? ए 76,51,548, बी 76,51,148, सी 76,51,548 या डी 76,05,48। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है सी 76,51,548। अगर एक किताब का दाम 97 रुपए है तो खरीदने के लिए कम से कम कितने रुपए का नोट दुकानदार को देना होगा? ए 10 रुपए, बी 20 रुपए, सी 50 रुपए या डी 100 रुपए। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है डी 100 रुपए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संख्याओं की जानकारी भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि आकलन के तरीके क्या होते हैं और इन्हें किस प्रकार किया जाता है। आकलन के तरीकों में जो सबसे पहला तरीका आता है वह होता है दहाई के निकटतम। इसका मतलब कि दी हुई संख्या दहाई के किन विभिन्न संख्याओं में से कौन सी संख्या के निकट है। तो यहाँ हमारे पास दहाई के कई विभिन्न संख्याएं लिखी हुई हैं
और इस तरीके को समझने के लिए अब हम एक संख्या लेंगे। तो मैंने दिया 24। तो 24 दहाई के किस दो विभिन्न संख्याओं के बीच आएगा? तो वह आएगा 20 व 30 के बीच। तो अब मैंने 20 व 30 की संख्या रेखा बना ली। 20 व 30 के जो बीच में संख्या होती है वह होती है 25, और इस संख्या रेखा में 24 कहाँ है? तो वह 20 के बाद वह बीच की संख्या 25 से ठीक एक कदम पहले है, यहाँ। अब यह बताइए कि 24 दहाई के विभिन्न संख्याएं 20 व 30 में से किसके निकट है? तो हाँ, वह 20 के निकट है। इसलिए 24 के जो दहाई के निकटतम संख्या होगी वह कौन सी होगी? वह होगी 20। बहुत ही बेहतरीन। चलिए आइए अब हम दूसरी संख्या लें। अगर मैं किसी विभिन्न संख्याओं में से, जैसे मैंने ले लिया 25, तो 25 दहाई के विभिन्न संख्याओं में से कौन सी संख्याओं के बीच आएगा? जी हाँ, 20 व 30 के। तो संख्या रेखा में जब हम यह देखेंगे कि 20 व 30 में 25 कहाँ है, तो वह ठीक बीच में है। इसका मतलब कि 25, 20 व 30 दोनों से सामान्य दूरी पर है। ऐसे स्थिति में दी हुई संख्या दहाई के विभिन्न संख्याओं में से किस संख्या के निकट होगी? तो इस स्थिति में हमेशा याद रखें कि हम बड़ी संख्या लेते हैं। जी हाँ, तो 25 के दहाई के निकटतम संख्या कौन सी हो गई? तो वह हो गई 30। तो दहाई के निकटतम में हमने क्या सीखा कि हमारी दी हुई संख्या अगर दहाई के विभिन्न संख्याओं में बीच वाली संख्या से पहले है तो वह दहाई की छोटी वाली संख्या के निकट होगा, और अगर हमारी दी हुई संख्या दहाई के विभिन्न संख्याओं में बीच वाली संख्या वह उसके बाद है तो वह बड़ी वाली संख्या के निकट होगा। आइए अब हम आकलन का दूसरा तरीका पढ़ें। यह है सैकड़ा के निकटतम। इस तरीके में हमारी दी हुई संख्या सैकड़ा के किन विभिन्न संख्याओं के निकट है, हमें यह बताना होता है। तो चलिए हम पहले एक संख्या लेते हैं। मैंने लिया 564। 564 सैकड़ा के किन विभिन्न संख्याओं के बीच आएगा? जी हाँ, 500 व 600। तो मैंने 500 व 600 की संख्या रेखा बना ली। इस संख्या रेखा में जो बीच की संख्या है वह है 550। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 564 इस संख्या रेखा में कहाँ होगा? जी हाँ, 550 के बाद वह 600 से पहले करीबन करीब यहाँ होना चाहिए, है ना? तो बताइए 564 500 व 600 से किससे निकट है? जी हाँ, वह 600 के निकट है। इसलिए 564 का जो सैकड़ा के निकटतम संख्या होगी वह कौन सी होगी? वह होगी 600। तो इसी प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अगर हमारी दी हुई संख्या सैकड़ा के विभिन्न संख्याओं में बीच वाली संख्या से पहले है तो वह छोटी वाली संख्या के निकट होगी, और अगर हमारी दी हुई संख्या बीच वाली संख्या एवं उसके बाद वाली संख्या हो तो वह फिर सैकड़ा की बड़ी वाली संख्या होगी। आइए अब हम आकलन का अगला तरीका पढ़ें। यह तरीका 1000 के निकटतम संख्या निकालना है। इसके लिए पहले हम 1000 की विभिन्न संख्याएं लिख लेंगे। तो यह हो गए 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, इसी तरीके से आगे सारे 1000 की संख्याएं लिख लेंगे। अब जैसे मैंने एक संख्या ले ली 7865, तो बताइए 7865 1000 के किन विभिन्न संख्याओं के बीच आएगा? जी हाँ, वह 7000 व 8000 के बीच आएगा। तो मैंने 7000 व 8000 के बीच की संख्या रेखा बना ली। अब यह बताइए कि इन दोनों के बीच की संख्या कौन सी हो गई? जी हाँ, 7500। और 7865 इस संख्या रेखा में कहाँ मिलेगा? जी हाँ, वह करीबन करीब 7800 के बाद और 7900 के पहले मिलेगा, है ना? तो बताइए कि 7865 7000 के इन दो विभिन्न संख्याओं में से किसके नजदीक है? जी हाँ, वह 8000 के नजदीक है। इसलिए 7865 के जो 1000 के निकटतम संख्या होगी वह होगी 8000। तो आज के इस वीडियो में हमने आकलन के तरीके सीखे, जिसमें हमने दहाई के निकटतम
उसके बाद सैकड़ा के निकटतम और अंतिम में 1000 के निकटतम संख्या निकालना सीखा। अब अगली वीडियो में हम सबसे पहले यह सीखेंगे कि हम आकलन का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करते हैं। अंतिम में उसमें हम यह भी सीखेंगे कि कोष्ठक क्या होता है और उसे हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। 36 के दहाई के निकटतम संख्या कितनी होगी? ए 36, बी 35, सी 30 या डी 40? चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है डी 40। 124 के सैकड़ा के निकटतम संख्या कितनी होगी? ए 100, बी 120, सी 130 या डी 200? चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ए 100। 4621 के 1000 के निकटतम संख्या कितनी होगी? ए 4000, बी 4500, सी 5000 या डी 5500? चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है सी 5000। 195 के दहाई एवं सैकड़ा के निकटतम संख्या कितनी होगी? ए 200, बी 190, सी 210 या डी 180? चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ए 200। 995 के सैकड़ा एवं 1000 के निकटतम संख्या कितनी होगी? ए 900, बी 1000, सी 990 या डी 2000? चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है बी 1000। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पहले पाठ पूर्णांक का भाग 2। इसी पाठ की पिछली वीडियो में हमने जाना कि पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं और इन पूर्णांकों का योग किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए इसी पाठ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पूर्णांकों का व्यवकलन और पूर्णांकों के योग के गुण। तो चलिए शुरू करते हैं पहले विषय के साथ और जानते हैं पूर्णांकों का व्यवकलन किस प्रकार किया जाता है। आपके सामने एक समीकरण दिया गया है जिसमें एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जब आप 5 में से ऋणात्मक 7 को घटाते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर
ऋणात्मक चिन्ह है और यहाँ पर भी ऋणात्मक चिन्ह है। तो जब ऋणात्मक दो चिन्ह मिल जाए तो वो एक धनात्मक चिन्ह का निर्माण करते हैं। तो 5 + 7 होता है 12। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और उदाहरण। इस समीकरण में दो धनात्मक पूर्णांकों को लिया गया है, धनात्मक 9 और धनात्मक 4। तो जब आप धनात्मक 9 में से धनात्मक 4 को घटाते हैं तो होता क्या है, एक ऋणात्मक चिन्ह है और एक धनात्मक, दोनों मिलके ऋणात्मक चिन्ह का निर्माण करेंगे। और जब आप 9 में से 4 को घटाएंगे तो आपको प्राप्त होता है 5। ठीक उसी प्रकार आगे आपके सामने दो ऋणात्मक पूर्णांकों का व्यवकलन किया जा रहा है। तो एक ऋणात्मक चिन्ह है और दूसरा भी ऋणात्मक चिन्ह है। ऐसी स्थिति में क्या करते थे, दो ऋणात्मक चिन्हों को मिलाकर एक धनात्मक चिन्ह का निर्माण करते थे। अब क्योंकि 9 और 4 इनका व्यवकलन करना है तो इनके बीच का अंतर लेना होगा, जो कि होगा 5। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी संख्या 9 है उसके आगे एक ऋणात्मक चिन्ह है और यही कारण है कि परिणाम में जो पूर्णांक आपको प्राप्त होगा उसके आगे भी ऋणात्मक चिन्ह होगा। आशा करती हूँ पूर्णांकों का व्यवकलन आपको भली भांति समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले विषय की ओर और जानते हैं पूर्णांकों के योग के क्या गुण होते हैं। इन गुणों में सबसे पहला है योग का समृद्ध गुण, जिसमें आपको एक समीकरण दिया गया है 3 + 4 = 7। यहाँ पर 3 एक धनात्मक पूर्णांक है, 4 एक धनात्मक पूर्णांक है। तो जब आपने दो पूर्णांकों को जोड़ा तो आपको परिणाम में एक पूर्णांक प्राप्त हुआ। अगला उदाहरण हमने देखा, इसमें एक धनात्मक पूर्णांक है 3 और एक ऋणात्मक पूर्णांक है 4। जब इस समीकरण को हल किया तो हमको प्राप्त होता है -1, जो कि एक पूर्णांक है। आगे बढ़े तो हमने देखा कि एक ऋणात्मक पूर्णांक -10 लिया गया है और एक धनात्मक पूर्णांक 3 लिया गया है। इनको हल करके हमें प्राप्त होता है -7। ये भी क्या है, ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है। और फिर -23 और -10 को जब जोड़ा गया तो हमें प्राप्त हुआ -33। -23 भी एक पूर्णांक है, -10 भी एक पूर्णांक है और -33 भी एक पूर्णांक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं योग के समृद्ध गुण से हमने सीखा क्या। योग के समृद्ध गुण से हमने ये सीखा कि जब a और b दो पूर्णांक हैं, उनका आप योग लेने पर जो भी आपको परिणाम में प्राप्त होगा वह भी सदैव एक पूर्णांक होगा। आगे बढ़ते हैं अगले गुण की ओर, योग का क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय का अर्थ होता है क्रम में परिवर्तन। तो 3 + 4 बराबर है 4 + 3, जो कि बराबर है 7 के। इसमें मैं आपको समझाना ये चाह रही हूँ कि आप 3 में 4 को जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 7। और यदि आप 4 में 3 को जोड़ेंगे तो भी आपको 7 ही प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार अगले उदाहरण में देखिए, 5 में -6 को जोड़ेंगे तो भी -1 प्राप्त होगा और -6 में 5 को जोड़ेंगे तो भी -1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आगे के उदाहरण में भी आप देख सकते हैं कि -3 और -8 मिलके बने -11 और यदि -8 में -3 को जोड़ा जाता तब भी हमें प्राप्त होता -11। यानी यदि आप क्रम में परिवर्तन कर रहे हैं, पहली संख्या को पहले लिखिए और दूसरी को बाद में लिखिए, या फिर दूसरी को पहले लिखकर पहली को बाद में लिखिए, दोनों ही स्थितियों में परिणाम में प्राप्त होने वाला पूर्णांक एक जैसा होगा। यानी a + b बराबर होता है b + a के। तो दो पूर्णांकों के क्रम में परिवर्तन करने से योग पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण, योग का साहचर्य गुण। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है समीकरण में कि 3 संख्याओं का योग हो रहा है। मैंने पहली स्थिति में ये किया कि पहली जो 2 संख्याएं थी 5 और 7 उनको जोड़ लिया और फिर उनका जो योग प्राप्त हुआ 12, उसमें मैंने जोड़ा तीसरी संख्या को, तो मुझे प्राप्त हुआ 15। ठीक उसी प्रकार अब हमने फिर से वही समीकरण लिया है, किंतु स्थिति में जरा सा परिवर्तन है। पहली संख्या को वैसे ही छोड़ दिया और बाद की जो दोनों संख्याएं हैं उनको जोड़ दिया। तो 7 + 3 मिलके हुआ 10 और इस योग में जब मैंने पहली संख्या को जोड़ा तो मुझे प्राप्त हुआ 15। यानी यदि आपको 3 संख्याओं का योग करना है तो चाहे आप पहली 2 का योग लेके तीसरे को जोड़िए या फिर बाद की 2 का योग लेके पहले को जोड़िए, आपको परिणाम एक जैसा प्राप्त होगा। यानी
पूर्णांकों के लिए योग जो होता है वह सहचारी होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला और अंतिम गुण योज्य तत्समक। इसमें ये कहा गया है कि आप मान लीजिए कोई भी पूर्णांक आपके पास a है, उसमें यदि आप शून्य को जोड़ें तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको परिणाम में फिर से वही पूर्णांक प्राप्त होगा। यानी सभी पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक जो होता है वो शून्य होता है, क्योंकि शून्य को जोड़ने पर परिणाम में हमें फिर से वही पूर्णांक प्राप्त होता है। तो इसी के साथ आज का ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा पूर्णांकों का व्यवकलन करना और पूर्णांकों के योग के विभिन्न प्रकार के गुण। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्णांकों के व्यवकलन के गुण। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये हमारा गणित की किताब का पहला पाठ है, तो घर जाइए प्रश्नावली 1.1 में जो आपको प्रश्न देखे हैं उनको निरंतर हल कीजिए और किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 14 प्लस डैश बराबर -30 प्लस 14। A 20, B -30, C -20 या D 30। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी -30। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। -57 प्लस डैश बराबर -57। A 57, B -57, C 0 या D 10। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी 0। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 15 प्लस डैश बराबर 0। A 20, B 30, C 15, D -15। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी -15। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। -70 प्लस डैश बराबर 20 प्लस -70। A -20, B 20, C -10 या D 10। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी 20। दो पूर्णांकों का योग -11 है। यदि उनमें से एक पूर्णांक 7 हो तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। A -10, B -12, C -40 या D -18। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी -18। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक का भाग 3। इसी पाठ की पिछली वीडियो में हमने जाना पूर्णांकों का व्यवकलन किस प्रकार होता है और पूर्णांकों के योग के क्या गुण होते हैं। तो चलिए इसी पाठ में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज का हमारा विषय होगा पूर्णांकों के व्यवकलन के गुण। तो जिस प्रकार आपने योग के विभिन्न प्रकार के गुण देखे थे, अब आप व्यवकलन के गुण देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला गुण, व्यवकलन का समृद्ध गुण। इस गुण में कहा गया है कि आपके सामने दो संख्याएं दी गई हैं, दो पूर्णांक जो कि दोनों ही धनात्मक हैं, 9 और 7। तो जब आप 9 में से 7 को घटाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? 2, जो कि एक पूर्णांक है। उसी प्रकार यदि आप 7 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ होगा क्या? 9 बड़ी संख्या है और उसके आगे ऋणात्मक चिन्ह है,
तो अंतर तो आपको करना है। क्यों? क्योंकि व्यवकलन की बात की गई है। तो 9 में से 7 घटा दीजिए, आ जाएगा 2। अब क्योंकि 9 के आगे ऋणात्मक चिन्ह है और वो बड़ी संख्या है, तो परिणाम में जो पूर्णांक आएगा उसके आगे भी ऋणात्मक चिन्ह होगा। अगला उदाहरण है आपके पास, एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो 13 में से जब आप ऋणात्मक 21 को घटाएंगे तो यहाँ पर एक ऋणात्मक चिन्ह है और 21 के आगे भी एक ऋणात्मक चिन्ह है। ये दोनों मिलके धनात्मक चिन्ह का निर्माण करेंगे और 13 और 21 मिलके 34 हो जाएगा, जैसा कि आप पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। और अंत में हमने क्या किया? अंत में हमने दोनों ही पूर्णांकों को ऋणात्मक ले लिया, ऋणात्मक 6 और ऋणात्मक 11। तो जब ऋणात्मक 6 में से आप ऋणात्मक 11 को घटाते हैं तो ये एक ऋणात्मक चिन्ह और ये एक ऋणात्मक चिन्ह, ये मिलके फिर से एक धनात्मक चिन्ह का निर्माण करेंगे। व्यवकलन की बात है तो 11 में से 6 को घटाया जाएगा और क्योंकि 11 बड़ी संख्या है उसके आगे धनात्मक चिन्ह है, तो परिणाम में आने वाला पूर्णांक जो 5 है उसके आगे भी धनात्मक चिन्ह होगा। यानी a माइनस बी बराबर c। अगर a कोई पूर्णांक है और b कोई पूर्णांक है तो जब आप इसका व्यवकलन यानी a माइनस बी लेंगे तो वह भी एक पूर्णांक होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण। अगला गुण है व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण। इसे समझने के लिए आप एक उदाहरण देखिए। इस उदाहरण में एक धनात्मक पूर्णांक लिया है 5 और एक ऋणात्मक पूर्णांक लिया है -3। तो जब आप 5 में से -3 को घटाते हैं तो आपको प्राप्त होता है 8। और अब इसी के साथ एक अगला उदाहरण देखिए। इस उदाहरण में -3 में से आपको 5 को घटाना है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक है -3 और धनात्मक पूर्णांक है 5। इसे हल करने पर हमें -8 प्राप्त होता है। अब यहाँ गौर देने वाली बात यह है कि जब 5 को आपने पहले लिखा और उसमें से घटाया -3 को तो आपको 8 प्राप्त हुआ, और जब आपने -3 को पहले रखा और उसमें से 5 को घटाया तो उसमें -8 प्राप्त हुआ। यानी जब आप पूर्णांकों के क्रम में परिवर्तन करते हैं तो परिणाम में जो आपको पूर्णांक प्राप्त होता है वह एक जैसा नहीं रहता। जैसे कि हमने योग में देखा था, आप संख्याओं के क्रम में बदलाव करते थे लेकिन जो आपको परिणाम प्राप्त होता था वह हमेशा एक समान होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला उदाहरण। इसमें क्या किया है, इसमें -3 में से माइनस किया धनात्मक 2 को तो आपको -5 प्राप्त हुआ, और जब क्रम में परिवर्तन लाके 2 में से ऋणात्मक 3 को घटाया तो आपको 5 प्राप्त हुआ। यानी क्रम में परिवर्तन किया गया है। यहाँ पहले था -3, उसमें से 2 घटाया जा रहा था और अब 2 में से -3 को घटाया जा रहा है। इसी प्रकार आप एक और उदाहरण देख सकते हैं। -6 में से -8 को घटाया जा रहा है। 2 ऋणात्मक चिन्ह होने की वजह से ये धनात्मक हो जाएगा और 8 में से 6 जाने पर 2 बचेगा, और यहाँ पर -8 में से -6 को घटाया गया जिसके परिणाम में हमें -2 प्राप्त हुआ। यानी जब हमने क्रम में परिवर्तन किया, यानी पहले रखा था -6 फिर रखा -8 तो हमें मिला 2। अगली स्थिति में हमने -8 को पहले रखे -6 को बाद में रखा तो हमको मिला -2। यानी क्रम में परिवर्तन लाने से हमको पूर्णांक में भी परिवर्तन दिख रहा है जो कि परिणाम में प्राप्त होता है। तो इस गुण से हमने ये सीखा कि योग में तो क्रम विनिमय था लेकिन व्यवकलन में क्रम विनिमय नहीं होता। संख्याओं में फेरबदल करने से व्यवकलन में क्रम विनिमय नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण। अगला गुण है व्यवकलन का साहचर्य गुण। इस गुण में आपको एक समीकरण सबसे पहले दिया है जिसमें 3 पूर्णांक हैं, एक धनात्मक पूर्णांक है और 2 ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 2 पूर्णांकों का अंतर कर लेते हैं या व्यवकलन कर लेते हैं। तो 3 में से हम ऋणात्मक 4 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 जमा 4, क्योंकि 2 ऋणात्मक मिलके एक धनात्मक का निर्माण करते हैं। इसका योग करने पर हमें प्राप्त हुआ 7। अब ये जो परिणाम में हमें योग प्राप्त हुआ 7, इसमें से हम तीसरे पूर्णांक को घटा देंगे तो उससे होगा 7 जमा 5, जिससे परिणाम में प्राप्त हुआ 12। अब
संख्याएं जो हैं, जो पूर्णांक लिए थे वो वैसे ही हैं। पहले स्थिति में हमने क्या किया, पहले दो पूर्णांकों का व्यवकलन करके उसमें से तीसरे को घटाया। अब हम ये कह रहे हैं कि बाद में जो दो आपको यहाँ पर पूर्णांक दे रखे हैं, पहले उनको हल कर रहे हैं और उसके बाद उसके जो व्यवकलन का परिणाम प्राप्त होगा उसे हम पहले पूर्णांक से घटाएंगे। तो -4 में से जब आप -5 को घटाएंगे तो दो माइनस जो है वो मिलके एक प्लस बनाएंगे, यानी दो ऋणात्मक जुड़कर एक धनात्मक बनाएंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो -4 और +5, 5 में से 4 घटेगा, आएगा 1, क्योंकि 5 बड़ी संख्या है और उसके आगे धनात्मक चिन्ह है तो वहां पर भी चिन्ह धनात्मक रहेगा और हमें प्राप्त होगा 3 - 1। तो 3 - 1 होने के कारण परिणाम में आपको प्राप्त क्या हुआ, 2। तो इससे हमें ये समझ में आया कि परिणाम में जो पूर्णांक प्राप्त हुए वे आपस में बराबर नहीं थे। अगर आपको 3 पूर्णांक दिए हैं, आप पहले 2 का अंतर करके फिर तीसरे को घटाइए, या फिर दूसरी स्थिति में बाद में जो 2 हैं उनका अंतर लेके उसको पहले से घटाइए, परिणाम एक सा नहीं होता है। जैसा कि आप इस सूत्र में देख पा रहे होंगे, पूर्णांकों के लिए व्यवकलन जो है वह सहचारी नहीं होता है। इसी के साथ व्यवकलन के हमारे सारे गुण जो है वो समाप्त हो गए। आगे देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा कि पूर्णांकों के व्यवकलन के विभिन्न प्रकार के गुण क्या होते हैं, जिसमें पहला था समृद्ध, फिर था क्रम विनिमय और उसके बाद था साहचर्य। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे पूर्णांकों का गुणन। घर जाइए, आपका जो पाठ 1 है वह हम पढ़ रहे हैं और उसकी प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को हल करने का प्रयास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। -3 प्लस -8 बराबर -8 प्लस डैश। A 5, B 3, C -5, D -3। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी -3। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। -58 प्लस -86 बराबर डैश प्लस -58। ऑप्शंस हैं A -86, B 58, C -58 या D 10। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन A -86। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। -50 माइनस डैश बराबर -49। ऑप्शंस हैं A 2, B -1, C 3, D 1। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन B -1। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। -13 प्लस 27 प्लस -31 बराबर -13 प्लस 27 प्लस डैश। ऑप्शंस हैं A 31, B -31, C -27 या D 27। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन B -31। दो पूर्णांकों का योग -16 है। अगर एक पूर्णांक 36 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं A -52, B 16, C -46 या D 22। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन A -52।
बच्चों, हम प्रतिदिन एक शिक्षाप्रद तथा समसामयिक तथ्यों पर आधारित वीडियो आपको दिखाते हैं। इसी कड़ी में आज हम चाचा कहते हैं वीडियो लेकर उपस्थित हैं, जिसके माध्यम से शिक्षा के प्रति सामुदायिक सहभागिता की महत्ता को बताया गया है। आइए हम सभी इसे देखें और अपनी समझ को विकसित करें। राजू, जरा इधर आना। चाचा प्रणाम। प्रणाम। ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं? मिल गया, पिछले हफ्ता मिल गया। और छात्रवृत्ति? चाचा वो तो अब खाता में ही चला आता है। अरे वाह, ये सब तो इसको खूब पता है। पर ये पता है तुम्हारा लड़का स्कूल में काका सीखता है? ये हंसने का नहीं, सोचने का वक्त है। सिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सचिन नहीं बन जाता। उसी तरह ड्रेस सिलवाकर पहनाकर स्कूल भेज देने से पिंटू होनहार नहीं बन जाएगा। अब जरूरत है कि माता पिता बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान दें। तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी। चाचा हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 परिमेय संख्याएं का भाग 3। इसकी पिछली वीडियो में हमने जाना कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, कितनी प्रकार की होती हैं और दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में, जिसमें हमारा पहला विषय होगा परिमेय संख्याओं के योग के गुण और दूसरा विषय होगा परिमेय संख्याओं के व्यवकलन के गुण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला विषय परिमेय संख्याओं के योग के गुण। पहला नियम है इसमें योग का समृद्ध गुण। अब यदि आपको दो परिमेय संख्याएं दे रखी है 3/4 और -5/7 और आपको इनका योग करना है, तो जब आप इसका योग करके हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1/28। यानी यदि एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो परिणाम में आने वाली संख्या भी परिमेय संख्या कहलाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला उदाहरण। इसमें दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को लिया गया है और उनका योग किया गया है, और जब आपने योग को हल किया तो आपको प्राप्त होता है -47/40। तो देखिए, पहली परिमेय संख्या ऋणात्मक थी, उसमें जब हमने दूसरी ऋणात्मक परिमेय संख्या को जोड़ा तो हमको परिणाम में एक ऋणात्मक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। यानी इसके अनुसार दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण, योग का क्रम विनिमय गुण। इसमें आपके सामने दो परिमेय संख्याएं दी हैं। पहली है -1/3 और दूसरी है 2/5। जब आपने इनको हल किया तो आपको प्राप्त हुआ 1/15। यानी अगला उदाहरण हम देखेंगे तो इस गुण को और अच्छे से समझ पाएंगे। अब इस उदाहरण में कहा गया है कि दो परिमेय संख्या है 2/5 और -1/3। यही संख्याएं ऊपर भी थी, लेकिन क्रम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जब इसको हमने हल किया तो हमें प्राप्त हुआ 1/15। तो हमने ये देखा कि -1/3 में आप 2/5 जोड़िए तो भी 1/15 आता है, और 2/5 में -1/3 जोड़िए तो भी 1/15 ही आएगा। यानी संख्याओं के क्रम में परिवर्तन लाने से योग पे जो परिणाम मिलता है उसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः परिमेय संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण, योग का साहचर्य गुण। अब आपके सामने
एक उदाहरण पेश हो रहा है। इसमें 3 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, 2/3, -3/5 और 5/6। आपको इन तीनों संख्याओं का योग लेना है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक स्थिति दे रखी है, आपको दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या का योग लेना है और जो परिणाम आएगा उसको पहली परिमेय संख्या में जोड़ना है। तो आइए, 2/3 तो वैसे का वैसे रहेगा और बाकी की 2 परिमेय संख्याओं का हमने योग ले लिया। योग लेके जब हमने इसको आगे हल किया तो हमको मिला 2/3 जमा 7/30। अब जब यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 20 जमा 7/30 जो कि होगा 27/30। अब इस परिमेय संख्या को हम उसके मानक रूप में बदलेंगे। जब आप इसको 3 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 9/10। आगे बढ़ते हैं, फिर से इन्हीं 3 परिमेय संख्याओं का हम योग लेंगे, लेकिन स्थिति में परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि हम पहले वाली जो 2 संख्याएं हैं उनका योग लेंगे और उनका परिणाम जो होगा वो तीसरी संख्या में जोड़ेंगे। तो उससे हमको मिल गया, पहली 2 परिमेय संख्या को हल किया, आया 10 - 9/15 जमा 5/6। आगे जब आप एलसीएम लेंगे इसका तो आपको प्राप्त होगा 2 जमा 25/30 यानी फिर से 27/30 जो कि मानक रूप में लिखा जाएगा 9/10 के रूप में। यानी परिमेय संख्याओं के योग के लिए ये जो गुण साहचर्य है वह सत्य है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय, योज्य तत्समक। इसमें कहा गया है कि यदि आपके पास एक संख्या है परिमेय a/b और आप उसमें 0 जोड़ते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, a/b, यानी सभी परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक जो होता है वो 0 होता है। योज्य तत्समक एक ऐसी संख्या होती है जिसको आप जब किसी परिमेय संख्या में जोड़ें तो आपको वापस से उत्तर में वही परिमेय संख्या मिले। ये तो हुआ योज्य तत्समक। आगे हम देखेंगे योज्य प्रतिलोम। आपके सामने फिर से एक परिमेय संख्या दी है a/b। अब आप इसमें ऐसा क्या जोड़ेंगे कि आपको उत्तर में 0 प्राप्त हो? सोचिए। अब जिन्हें पता है बहुत बढ़िया, और जिन्हें नहीं पता आइए हम सीखते हैं। जब आप इसमें -a/b जोड़ेंगे तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी कोई भी परिमेय संख्या यदि a/b है तो उसका योज्य प्रतिलोम -a/b होता है। तो आपके पास जो भी संख्या होगी उसी का अगर आप ऋणात्मक मान ले लेते हैं तो वो आपका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। लेकिन यदि संख्या ही ऋणात्मक हो तो आप उसका धनात्मक मान ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला विषय, परिमेय संख्याओं के व्यवकलन के गुण, जिसमें पहला है समृद्ध गुण। अब आपके सामने 2 परिमेय संख्या दी है, 3/4 -5/7, और जब हमने इसका एलसीएम लेके इसको हल किया तो हमको मिला नीचे 28 और ऊपर 21 जमा 20, दोनों ऋणात्मक चिन्ह मिलके धनात्मक हो गए। और आगे हल करने पर मिला 41/28, यानी 2 परिमेय संख्याओं का योग जो है वो एक परिमेय संख्या जिस प्रकार हमने देखा उसी प्रकार यहाँ पर 2 परिमेय संख्याओं का जो व्यवकलन है वो भी एक परिमेय संख्या आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला उदाहरण। 2 ऋणात्मक परिमेय संख्याएं दी है, -3/8 -4/5। जब हमने इसको हल किया तो हमको मिला 17/40, यानी 2 परिमेय संख्याओं का व्यवकलन जो है वो एक परिमेय संख्या होता है। ये भी यहाँ सिद्ध हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण, व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण। अब आपके सामने यहाँ 2 परिमेय संख्या दी है और 1/2 में से 3/5 को घटाया जा रहा है। एलसीएम लेके आगे हल किया तो उत्तर में प्राप्त हुआ -1/10। अब फिर से हमने इन्हीं परिमेय संख्याओं को लिया किंतु इनके क्रम में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। अब की बार 3/5 में से 1/2 को घटाया जा रहा है। तो जब आप इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1/10। तो जब 1/2 आगे था उसमें से 3/5 घटाया जा रहा था तो -1/10 आ रहा था, और जब 3/5 में से 1/2 को घटाया गया तो 1/10 आया। तो परिणाम जो है वो अलग अलग है, यानी परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन गुण जो है वह सत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण, व्यवकलन का साहचर्य गुण। यहाँ पर आपको 3 परिमेय संख्याओं का व्यवकलन करना होगा।
स्थिति कुछ इस प्रकार है, पहले हम बाद की दोनों संख्याओं का व्यवकलन करके परिणाम जो है वो -2/3 से घटाएंगे। तो -2/3 तो वैसे का वैसा हुआ और उसमें से हमने घटाया इन दोनों के अंतर को, यानी 10 - 7/14। आगे हल करने पर प्राप्त हुआ -2/3 -3/14, जो कि जब एलसीएम हम लेके आगे हल करेंगे तो हमको मिलेगा -37/42। और उसी प्रकार यहाँ देखिए -2/3 में से जब आपने -5/7 को घटाया और उसमें से -1/2 को घटाया और दूसरी स्थिति का उपयोग किया, यानी पहली दो संख्याओं का अंतर लेकर उसको जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें से तीसरी संख्या को घटाएंगे। तो जब हमने ऐसा किया तो इसको हल करने पर हमें प्राप्त हुआ -79/42, जो कि पहले वाले परिणाम से अलग है, यानी व्यवकलन के लिए साहचर्य गुण जो है वह भी सत्य नहीं है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जिसमें हमने जाने योग के गुण और व्यवकलन के गुण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कुछ और गुणधर्मों के बारे में, जिसमें परिमेय संख्याओं के गुणन के गुण। घर जाइए और आपकी जो प्रश्नावली 1.2 और 3 है उसको हल कीजिए। -5/9 का योज्य प्रतिलोम लिखिए। ऑप्शंस हैं ए 5/-9, बी 5/9, सी 9/5 या डी -9/5। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी 5/9। 7/-11 का योज्य प्रतिलोम लिखिए। ऑप्शंस हैं ए 11/-7, बी 11/7, सी 7/11 या डी -7/4। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी 7/11। -3/-8 का योज्य प्रतिलोम लिखिए। ऑप्शंस हैं ए -3/8, बी 3/8, सी -8/3 या डी 8/3। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए -3/8। 1/3 का योज्य प्रतिलोम लिखिए। ऑप्शंस हैं ए 1/3, बी -1/3, सी -3/1 या डी 3/1। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी -1/3। 9/-7 का योज्य प्रतिलोम लिखिए। ऑप्शंस हैं ए 7/-9, बी 7/9, सी 9/7 या डी -9/7। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी 9/7।